अच्छा वंदना जी, एक्चुअली मुझे एक चीज़ और जाननी थी। जैसे कई बार मैंने किसी बच्चों में देखा है कि उनको ना सुनना पसंद नहीं है। अगर मैं अपनी बच्चे की बात करूं तो अगर हम किसी चीज़ के लिए उसको मना करते हैं कि ये मत करो, ये गलत है, तो क्या पेरेंट्स का नेगेटिव बोलना उनके लिए गलत है, या उसको हम डायरेक्शन चेंज करके बोलें किसी भी चीज़ के लिए अगर बोलना ना करना है तो? जैसे इस पे मत चढ़ो, ये मत खोलो, बच्चे करते हैं जनरली, और ये बहुत बड़ा इशू है। फिर बच्चा उसमें क्या करता है, रिएक्ट करता है। आपको या तो वो मारेगा या फिर आपके साथ वो कुछ अलग व्यवहार करेगा जो अनयूजुअल है। तो उस केस के लिए पेरेंट्स कैसे मतलब तैयार रहे अपने आप को? देखिए अंकुर जी, हम अभी जिस एज की बात कर रहे हैं वो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 से करीब 7 साल के एज के बच्चों वाले इस एज इश्यू में होते है हैं मैम ना। ये प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। एक्चुअल में क्या होता है, हम इस एज के बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये एज बच्चों की एक तरह से प्री ऑपरेशनल एज कहलाती है हमारे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में देखें तो। इस एज में बच्चा जितना भी चीज़ें एक्सप्रेस करता है, समझता है, वो यूज़ ऑफ सिम्बल्स, साइंस या जेस्चर से समझता है। वर्ड्स उसको एक पूरे वर्ड्स कम समझ में आते हैं, टुकड़ों में वो वर्ड्स को अपनी तरीके से मैनिपुलेट करता है, अपने पर्सनल नॉलेज की तरीके से। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग की एज होती है 2 साल से 3 साल से, तभी से बच्चों को आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज या जेस्चर्स के थ्रू समझाना ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए रादर देन बोलना। मतलब हम बचपन से बच्चों को सिर्फ बोलने पे फोकस करते हैं। तो एक एज तक आते आते उनके लिए हमारा बोलना मायने नहीं रखता। ठीक है। वहीं पर अगर आपने देखा होगा तो हमारे टाइम में जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो हमारे पेरेंट्स की आंखों के इशारे समझ जाते थे, हाथ के इशारे समझ जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम में पेरेंट्स स्टार्टिंग में एज में बच्चों से वर्बल कम्युनिकेशन कम, यानी कि उनको छोटे छोटे शब्द देते थे, क्योंकि उनको छोटे शब्द ही समझ में आते थे। किसी चीज़ के लिए ना करना है तो बचपन में नहीं कर दिया, नहीं बेटा नो, सिर्फ इतना सा। हम क्या करते हैं, नो के साथ साथ बहुत सारे और चीज़ें उसको समझाने में लग जाते हैं। वो अच्छा। समझ उसकी अभी डेवलप नहीं हुई है। अभी मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो चुका है, फिर कैसे करे उसको सही वो? देखिए अब एक एज ऐसी आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ये एज सबसे अच्छी एज ऐसी होती है जिसमें हम बच्चों ने एक बार लर्न तो कर लिया, अब हमें उसको अनलर्न कराना है। अनलर्न करा के फिर रीलर्न कराना है। तो ये एक प्रोसेस की तरह काम करेगा। इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पेशेंसली खुद को भी होल्ड करना पड़ेगा। जैसे अगेन वापस से उसी चीज़ से आना पड़ेगा। कहीं बच्चा अगर चढ़ने की बात, जैसे आपने एग्जांपल दे कि बच्चा चढ़ रहा है, हमें पता है बच्चा हर्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उस सिचुएशन को एनालिसिस करना चाहिए कि बच्चा कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ से गिर सकता है, कितना लग सकती है उसको, है ना। अगर हमें लग रहा है कि बच्चा एक सोफे पलंग पे चढ़ रहा है, उछल रहा है, हम उसको ना कर रहे हैं, हमने बस उसको इशारे से कर दिया, नहीं बेटा आप गिर सकते हो, विथ इशारा, देखो आप गिर सकते हो, आपके लग सकती है, आपके दर्द होगा, सिर्फ इतना सा। हमने उसको कुछ एक शब्द दिए, वहीं हम उसको समझा रहे हैं ऐसे नहीं करना है, देख ये हो जाएगा, देख ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इतना सारा हो जाएगा, वो उसको नहीं समझ में आ रहा है। थोड़े से वर्ड्स दिए हमने उसको, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क फिर हमें उठाने के लिए उसको तैयार करवा देना चाहिए कि एक बार गिरी कोई जाए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिलीव मी, जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो बच्चे में हम यहाँ से हम डर, मतलब ये उसका डर नहीं, ये हमारा डर है। नहीं, एक बार वो कहते भी है ठोकर लग के जो अकल आती है वो वाला हाल। तो यहाँ ठोकर नहीं है, नॉर्मल देखे चल तो क्या पहले बच्चे दूसरे बच्चे गिरते नहीं थे? हाँ गिरते हैं। तो फिर तो हम इतना डरे हुए क्यों रहते हैं कि हमारा बच्चा गिर जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने एक बार बोला, उसको प्यार से समझाया, और वो भी कुछ शब्दों में, ज़्यादा लंबे लेक्चर में नहीं, कुछ शब्दों में समझाया, बच्चे को समझ में आ गया, अच्छी बात है, वो रुक जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मान लो बच्चा, आपने कहा उसको हमें अनलर्न कराना है, तो अनलर्न कराने का फिर ये एक स्टेप होता है, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, चलो ट्राई करो। अच्छा। ट्राई करने पे वो गिरता है, तब फिर अगेन हमारा ड्यूटी ये नहीं होना चाहिए हम लेक्चर पे आ जाते हैं, मैंने कहा था ना, देखिए हो गया, देखो हो गया, नहीं। हाँ जनरली ये होता है। यस, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, डर सिखा रहे हैं। हम उसके सर्कमस्टेंसेस बताने लग जाते हैं कि इसका ये हो गया, ये हो गया। वो नहीं करना है। गिर गया कोई बात नहीं बेटा, देखो गिर गया कोई दिक्कत नहीं, चलो अब उठ जाओ, उठ के चलो अब यहाँ लग गए, अब ऐसे ऐसे कर लो, खत्म। नहीं, कई बार जैसे देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में कोई बच्चा जैसे छोटा है वो गिरा तो हम उसको बोलते हैं कि चींटी मर गई, इसको मार दे, इसकी पिटाई कर दे। तो क्या ये शब्द भी बोलना उचित है उसके लिए? वो डाइवर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उस समय रोने पर आ जाता है। और बच्चा रोता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है मुझे डांट पड़ेगी। हाँ, मुझे डांट पड़ेगी। अब उसने क्या ले लिया कि
अब कोई भी अगर उसको हम किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको कहता है कि पापा इसको मारो। बिल्कुल वो लेगा ही, क्योंकि वहाँ पर डर है, वो अपना डर ट्रांसफर कर रहा है कि मेरी गलती नहीं है, आप उस पे करो, हाँ। है ना। तो यहाँ पर अगेन मैंने ये कहा कि अगर आप बच्चों को अभी आपको ये चीज़ भी अनलर्न करानी पड़ेगी, चींटी मर गई, ये हो गया, ऐसे नहीं, यू हैव टू गिव द स्माइल, अरे कोई बात नहीं ना यार, लग गई, गिर गया। आपको थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड लेना पड़ेगा, तब जाके वो इस चीज़ से बाहर आएगा कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए किसी को पनिश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो अपनी पनिशमेंट से डर रहा है, इसीलिए वो कह रहा है इसको पनिश करो, हाँ, क्योंकि बचपन में वो देखा, वो क्योंकि जब देखा नहीं, क्योंकि हमने उसको बताया। हमने उसको दिखाया वैसा, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। 100% है। जब भी हाँ, मैंने कहा ना कि पेरेंट्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चलते हैं, चलना चाहिए। इवन इनफैक्ट रोज पेरेंट्स को अपनी गलतियों से सीखना और उसको सुधारना चाहिए, एक लेसन की तरह। ऐसा नहीं, मैं भी पेरेंट हूँ आज, गलतियाँ मुझसे भी बहुत सारी हुई है, और बट उनको सीख के हम सुधार भी तो सकते हैं। बिल्कुल हम कितना अपने बच्चों को सॉरी बोलते हैं, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई, बहुत कम होता है।